इस वजह से उनका जो रिमोट कंट्रोल है कहीं ना कहीं ओबामा के पास है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला विदेश दौरा इटली रहा है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इटली का दौरा जी समिट को लेकर के है और वो G7 का समिट इटली में हो रहा है। खास करके जॉर्ज मेलोना ने इनवाइट किया है और यह काबिल तारीफ़ इसलिए हो पा रही है कि वहाँ पर कई सारे लीडर्स आ रहे हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लीडर की बात हो रही है जो सबसे बेहतरीन देश कहते हैं, सबसे ताकतवर देश कहते हैं और सबसे पावरफुल देश आता है, वो है USA, जिसके प्रेसिडेंट है जॉर्ज बाइडेन। जॉर्ज बाइडेन सबसे शक्तिशाली पावरफुल पर्सन्स में से नाम से आता है। लेकिन जैसे ही मोदी ने एंट्री लिया तो वहाँ पर लोग जिस तरह से मिलने के आतुर थे, जिस तरह से उनसे लोग मिल रहे थे, जिस तरह से वो सेंटर में खड़े थे, लग रहा था सुपर पावर में सबसे पावरफुल इंसान नरेंद्र मोदी है। इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ चर्चे में है और ज़्यादा एक्साइटमेंट बना हुआ है कि ऐसे ऐसे लीडर्स इंडिया में पैदा हो रहे हैं जो पूरे देश को संचालित करते हैं। और जिस तरह से वीडियोस में दिखाया गया है कि वहाँ का जितना राष्ट्रपति है जो जॉर्ज बाइडेन करके US का, वो जिस तरह से चाल चल रहे हैं, जिस तरह से चाल ढाल है, तो उससे देख करके नहीं लगता कि उसमें वो क्वालिटी है, जैसे नंबर 1 की क्वालिटी है, वो देखने को नहीं मिलता। और कई बार ऐसा पहले भी वीडियोज़ में देखा जा चुका है कि उनका जो रिमोट कंट्रोल है कहीं ना कहीं ओबामा के पास है, यानी इसके पहले के जो राष्ट्रपति उनके पास है। ऐसा कई बार देखा गया है और कई बार वो जैसे रिएक्ट करते हैं वैसे नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे देश में कांग्रेस के सरकार में मनमोहन सिंह को लोग कहते थे कि वो अभी रिमोट कंट्रोल की सरकार थी और चलती थी, वही चीज़ें कहीं ना कहीं US में देखने को जॉर्ज बाइडेन को मिला है। और जॉर्ज बाइडेन जिस तरह से कनाडा में आए हुए हैं और जिस तरह से इस तरह से ये बातें चीज़ें चल रही है और उनको लेकर करके ये काफ़ी टिप्पणी का विषय बना हुआ और मोदी की धाकड़ एंट्री ये काफ़ी चर्चा का विषय और ट्रेंड का विषय है। बहरहाल वो बातें हम बाद में करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इटली का दौरा है PM नरेंद्र मोदी के लिए एक खास क्यों रहा है और क्या है G7 और क्यों मनाया जाता है, ये G7 हमें किस लिए आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो G7 है इसको कहते हैं, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 मीन्स 7 कंट्री इसमें भागीदार लेते हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK और US आते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, 1970 से पहले से इसकी बातें चल रही थी। उस समय 4 कंट्री ने इनको मिल कर करके पहली मीट की थी। उसमें फ्रांस, UK, US और जर्मनी थे। इन्होंने पहली मीट की थी। वो मीट करने के बाद इन्होंने बहुत सारी समस्याओं पे बात की, बहुत सारी जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की बात थी, ये सब सारी बात हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात चल रही थी। तब वहाँ पर उनकी जो मीट होती थी उन्हें लगा कि हमें और भी जैसे जैसे लोग हैं, कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, उनको ऐड करना चाहिए, जिससे हम बहुत सारे मुद्दे पे बात कर सकते हैं। और तब उन्होंने जो कंट्री का ऐड किया वो था जापान, और जो उस समय उनका नाम G4 था, उसके बाद वो बन गया G5 यानी ग्रुप ऑफ 5। वहाँ से 5 कंट्री शामिल होगी, जिसमें जापान का अहम भूमिका रहता है। उसके बाद उनकी जो मीटिंग्स फिर से चलती रही। जैसे ये मीटिंग साल में एक्चुअली 2 बार की जाती थी, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर साल में 4 बार भी मीटिंग हो जाती थी। लेकिन जब 1975 में जब 75 में जब मीटिंग हुआ था, उस समय इटली को भी इनवाइट किया गया था और इटली को इनवाइट करने के बाद यह ग्रुप ऑफ 7 बन गया, जिसे G7 कहा जाता है। और ऐसे ही चीज़ें चलती रही, चेंजेस की बात होती रही। और उसके बाद 1976 में कनाडा को भी इनवाइट किया गया और कनाडा को इनवाइट करते ही ये पूरी तरह से G7 हो गया और वहाँ से G7 की परंपरा चलती रही और ये मीटिंग्स भी होती रही, बहुत सारे डेवलपमेंट की बात भी चलती रही और इस तरह से G7 पूरी तरह से संगठित में आ गया था। इनकी कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, इनके कोई परमानेंट सेक्रेटरीज मीटिंग्स की प्लेस स्थापित नहीं की गई है। इसके ऑर्गेनाइज जितने भी जो G7 के प्रेसिडेंट हैं वो सारे डिसाइड करते हैं और वो रोटेशंस चलते रहता है। वो अपने मेंबर ऑफ स्टेट्स को रोटेशन करते हैं, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में। हर साल वो कंट्री का लोकेशन चेंज होते रहता है। वो G7 1 2 3 कर करके ये चीज़ें हो रही है। और जो हम मना रहे हैं, जैसे इटली में जॉर्ज मेलोना ने बुलाया है, वो 50वां यानी 50वां है। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। 1970 के बाद 1987 में एक बार और मीट हुआ था, उसमें भी बहुत सारे जो मीट की जो प्रक्रिया थी बढ़ती चली गई और बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे थे, बहुत सारे दिक्कतें भी आ रही थी।
लेकिन ये सब चलते चलते कई उस समय रसिया बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा था। अब रसिया आगे निकल रहा है तो अभी भी लगाना चाहिए कि जो हमारा जो मुद्दा है, संगठन है, क्यों ना वैसे वैसे लोग भी संभालें। तब 1990 रसिया को इनफॉर्मली ज्वाइन किया गया था, फॉर्मली नहीं ज्वाइन किया था जिससे हम G8 बना सके, बट इनफॉर्मली ज्वाइन किया गया था। और बहुत सारे हस्तक्षेप के मामले में सही सही बातें हो रही थी और बहुत सारे चेंजेस की बातें हो रही थी और उस समय तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 3 साल बाद रसिया ने भी ज्वाइन कर लिया और वहाँ से बन गया G8 यानी ग्रुप ऑफ 8। अब ये सब सारी चीज़ चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है 1998 के बाद ये बहुत सारे अच्छे तरीके से चल रहा था, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, हर साल कहीं ना कहीं वो मीटिंग्स हो रही थी। लेकिन 2014 में रसिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ जाता है। जो 2014 में जब ये युद्ध चलता है तो बहुत सारे देशों में ये अनबन चलती है। बहुत सारे देश जो खास करके G5 के थे वो प्रोटेस्ट भी करने लगे। वो कह रहे हैं इस तरह से जो छोटे कंट्री है उसको दबाया नहीं जाना चाहिए, उस पर तहस-नहस और बर्बादी करने से उनके सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे रोक टोक की प्रतिक्रिया चली, बट रसिया ने किसी के ना मानी और अपने अपना कार्य जारी ही रखा। इस वजह से G7 में जितने मेंबर्स थे उन्होंने डिसीजन लिया और रसिया को उस ग्रुप से हटा दिया गया। जो G8 के नाम से जाना जाता था वो फिर से रीऑर्गेनाइज होकर के G7 बन गया है। इस तरह से G7 की चर्चा चल रही है, ग्रुप ऑफ 7 की चर्चा है, जो आज पीएम मोदी के दौरे की वजह से हम इस चीज़ को जान पाए हैं। और इस तरह से बहुत सारे जो मीटिंग्स होती है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स की बात होती है, ऐसे ऐसे देश शामिल होते हैं और बहुत से ऐसे ऐसे मुद्दे को रखते हैं। क्या लगता है कि मोदी की इस रवैया ने, कि मोदी की इस तरह से काबिलियत और जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से वो स्पीच देते हैं, लोगों के बीच इंटरेक्ट करते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं लोग उनसे मिलने लगते हैं, उनसे सेल्फी लेने लगते हैं और बातें करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि विश्व गुरु में भारत नंबर 1 होने ही वाला है। और जिस तरह से इकोनॉमी में टॉप 5 हो गया है, उसी तरह से बाकी चीज़ों में भी और डेवलपमेंट के मामले में भी धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है G7 के अगले हिस्सा में भी हमारा देश का भी नाम होने वाला है। जो G8 बनेगा उसमें इंडिया का भी नाम है। बहरहाल बाकी सब ऐसे कहा गया है कि ऐसे बहुत सारे 12-13 कंट्री को भी शामिल किया गया है एज ए लीडर समिट के रूप में, और उसमें इंडिया भी सम्मानित किया गया है। ऐसे बहुत सारे ब्राज़ील है, यूक्रेन है, केनिया है, UAE, ऐसे कई सारे देश के लोग भी इकट्ठा हुए हैं और इस समिट को बेहतरीन करने की कोशिश की गई है, जो मात्र 2 दिन के लिए यह सेलिब्रेशंस के रूप में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज उसका एंड ऑफ द डे है और उसके बाद देखते हैं कि इंडिया में किस तरह के बदलाव आते हैं और वहाँ पर किस तरह की मीटिंग्स की जाती है और बाकी देशों के साथ कैसे कैसे राजनीतिक माहौल को लेकर के देखा जाता है, कैसे कैसे बिजनेस डेवलपमेंट की बात की जाती है, कैसे कैसे पॉलिसीज़ की बात की जाती है, कैसे कैसे हमारा आयात और निर्यात में सुधार होता है और हम फिर से एक नए कंट्रीज़ के रूप में उभरते हुए और नया देश में देखने की कोशिश करेंगे, वो भी नरेंद्र मोदी के राजकाल से। वो हम ध्यान देंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम नए नए चीज़ बताते रहेंगे। और जो भी स्पेशली अगर हमारे जितने भी व्यूवर्स में जो लोग स्टूडेंट्स हैं, खास करके ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। खास करके अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी नॉलेज काफ़ी आपको अहम भूमिका रहती है। कई जगह इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और भी ऐसी तरह का वीडियोज़ आप चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए, और कुछ नए नए टॉपिक्स पे आप डिटेल्स जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे जो आपको कहीं ना कहीं ऐसे नॉलेज ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।